Good morning, everyone. So, as I told you, this is the last of your this chapter thermodynamics. तो जो स्टडी करने के लिए रह गया था दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले आपको एक टॉपिक ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस थी और उन लिमिटेशंस को इम्प्रूव करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना था। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस हैं या जो सेकेंड लॉ के बारे में है उससे रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स थे जिन टॉपिक्स की हेल्प से ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं। एंड दोज टॉपिक्स वर हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प। तो वो टॉपिक्स अब रिमूव हो गए हैं, लेकिन अब इन में से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको स्टडी करने के लिए, जिनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको उन टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज या फार्मूला दैट आई टेल यू। ओके, सेकेंड थिंग इज़ कि पहले ये क्वेश्चन जब आते थे, ये टॉपिक्स आते थे, वो तो उन टॉपिक्स के साथ रिलेट करके आते थे। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस से वो टॉपिक्स डिलीटेड हैं, तो क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया जाएगा दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आने वाले टाइम में अगर आपके पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ जाता है या फिर ऐसा कोई पेपर मिलता है जिसमें कोई हिंट दिया हो कि किस तरह से ये पूछे जाएंगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल। क्योंकि अब आधे टॉपिक्स आपके पास हैं और आधे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट्स सी, इसमें से जो भी नीडेड है, जैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, जहाँ तक जिस क्वेश्चन में जो पार्ट आ सकता है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इनके एक्सप्लेनेशन भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो रीज़न मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन द रीज़न। फिर कैसे लिखा जाएगा उसमें आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ी फ्रेम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन होती है कि हीट ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है, तो यहाँ इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होती है, जैसे हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है, दैट इज़ ओके। लेकिन ये इंडिकेट नहीं करता है कि जो हीट का फ़्लो है वो सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही क्यों होता है और हीट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फ़्लो नहीं हो सकती। तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड है, बट जो रीज़न है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, तो एक लॉ पूरा परफेक्ट तब माना जाता है जब उसके जो अपोजिट थिंग्स हैं उसमें ऐसा चेंज क्यों नहीं हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन कर सके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हीट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं होता है। तो ये लाइन मैंने यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका पूरा यही है, ये आपको याद रखना है। फिर सेकेंड पॉइंट है आपका, इट डज़ नॉट टेल एनीथिंग about the conditions under which heat can be converted into mechanical work। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है कैसे। तो उसके लिए आपको पता है कि जो आपका स्टीम इंजन था वो इसी पे वर्क करता था कि हीट जो थी कोल से जो जनरेट हीट हो रही थी उसकी वजह से ट्रेन को चलाया जाता था। तो हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन जब हमें वर्क को हीट में कन्वर्ट करना होता है, जैसे आपको पाम वाला एग्जांपल पता है कि पाम वाले एग्जांपल में जब हम रब करते हैं तो वहाँ से हीट जनरेट होती है, दैट इज़ ओके। लेकिन किन कंडीशंस में ऐसे होता है, जैसे कि आपको पता है कि जहाँ कभी कुछ मशीनरीज़ में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लगातार स्लाइड करके चलते हैं, जैसे पुलीज़ हैं उनके ऊपर जो वो हैं रोप्स, वो उनसे स्लाइड करते हुए चल रहे हैं, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन जनरेट होने से हीट आ जाती है। तो हीट की वजह से मशीन के पार्ट्स बेकार हो जाते हैं जल्दी। इसी तरह से टायर्स में आपने देखा है कि टायर्स लगातार रब करते हुए चलते हैं तो उससे वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली, जहाँ हमें नीड नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्क से हीट जनरेट हो रही है, अपने आप से वर्क से हीट जनरेट हो रही है, लेकिन उसी में इंटर कन्वर्जन क्यों नहीं हो जाता है कि अगर मशीनरी के पार्ट्स में लगातार वर्क जो हो रहा है, जो स्लाइडिंग हो रही है, उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, तो अपने आप से कुछ टाइम के बाद हीट दोबारा से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होकर और पुली का मोशन मेंटेन क्यों नहीं रख सकती, ऐसा क्यों नहीं होता है? वहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कन्वर्जन हो रहा है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हीट अपने आप से वर्क में कन्वर्ट होके और उस मशीनरी को स्टार्ट क्यों नहीं कर सकती? तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फर्स्ट लॉ कि किसी किसी जगह पे कुछ कंडीशंस में एक कन्वर्जन दूसरे में हो जाता है, लेकिन दूसरा ऑटोमेटिकली फर्स्ट में नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट था आपका। थर्ड पॉइंट था, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली। ये जूल्स लॉ में भी आया था पॉइंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी आया है कि कितना अमाउंट हीट का वर्क में कन्वर्ट होगा। तो यही लिखा है यहाँ पर, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो पता है आपको, हीट सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि 50% भी नहीं होती है, मोस्टली एटलीस्ट 25% ऑफ हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, और बाकी की जो 75% है उसका क्या होता है, तो बाकी की 75% स्टार्टअप में वेस्ट होती है। मीन्स टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है। तो ये जो है वो एक्सटेंट नहीं बताता है कि कितने अमाउंट तक कितना कन्वर्जन इसमें होगा। तो हर एक के लिए अलग अलग है, कितनी हीट कितने वर्क में कन्वर्ट होगी, इसके लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर ये वाला पॉइंट आपका जो टॉपिक रिमूव हो गया है, यानी कि हीट इंजन, उसमें अगर ये पॉइंट आता है, तो हीट इंजन का थोड़ा सा अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता दूं तो इस तरह का होता है हीट इंजन। हीट इंजन किसी मशीनरी का नाम नहीं है, बल्कि हीट इंजन एक ऐसा आइडियल ऐसा प्रपोज़ल रखा गया था जिस पे बेस सारी मशीनरीज़ बनती, जो बनी हैं अभी तक, वो उन सारी मशीनरीज़ का ये एक आइडियल प्रपोज़ल था। इस तरह की जितनी भी मशीनरीज़ हैं वो सब ऐसे ही वर्क करती हैं। तो ये आपका हीट इंजन था। इसमें ये वाला पार्ट आपका कहलाता है सोर्स, ये वाला पार्ट कहलाता है सिंक, और ये वाला पार्ट कहलाता है वो जहाँ पर वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द इंजन। तो सोर्स का मतलब ये वो पार्ट होता है जो हीट को सप्लाई करता है। इसने हीट दी, यहाँ पे उस हीट से वर्क हो गया, हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, बाकी की जो हीट है वो इसको रिजेक्ट हो गई Q2। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हीट सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, उसमें से रिजेक्टेड अमाउंट ज़रूर होता है। और रिजेक्टेड अमाउंट का ही मतलब है यहाँ पर कि हीट का यूज़ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होना, तो वो Q2 ही होता है जो हीट सिंक को चली जाती है। तो सिंक वो पार्ट है जिसको हीट बाकी की बची हुई मान रहे हैं कि वहाँ जा रही है, और Q1 वो हीट है जो सोर्स दे रहा है, और W वो है जो मशीनरी वर्क कर रही है। ओके, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हम एक बार फिर से देखें तो क्यों हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ही फ्लो होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि हीट कुछ कंडीशंस में वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, या फिर वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तीसरा है कि कितनी हीट कितने वर्क में कन्वर्ट होगी, ये भी डिसाइडेड नहीं है। फिर इन सारी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए या फिर प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी प्रॉब्लम थी कि उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, और सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी ये थी कि उसका अपना कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं था। जैसे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि टोटल हीट सप्लाइड विल बी द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट था वो जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के वर्ड्स में स्टेटमेंट को स्टडी किया जाता है, और इसीलिए 2 स्टेटमेंट्स हैं इसके। दोनों स्टेटमेंट थोड़े अलग तरह के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन और प्लैंक ने इसमें वर्क किया था, और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो इसमें आप लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये लैंग्वेज जो है वो उन्हीं की लैंग्वेज है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले केल्विन प्लैंक ने क्या स्टेटमेंट बनाया था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन
विच विल प्रोड्यूस, यहाँ इंजन का मतलब मशीन, कोई भी ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको हीट इंजन बनाकर दिखाया था, तो इनके कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जिसका काम सिर्फ क्या हो, रिजर्वायर, जैसे मैंने अभी सोर्स दिखाया था ना कि एक पार्ट से उसको हीट लेना है एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, और सारी की सारी हीट का इक्विवेलेंट, उसी के इक्वल वर्क कर देना, यानी कि जितनी हीट ली जा रही है एक पार्ट से, सोर्स से जितनी हीट ली जा रही है उस सारी हीट को क्या कर रही है मशीन, वर्क में कन्वर्ट कर दे रही है। तो आपने देखा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जितनी हीट मिल रही है वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ अमाउंट उसका रिजेक्टेड होता है सिंक को, या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कराए बिना हम वर्क नहीं करा सकते। तो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि हम जो हीट है वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड्स ये रहेंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट, जो दूसरा कोई काम नहीं करेगा अदर देन, किसके सिवाय, कि एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर, किसी सोर्स से, रिजर्वायर से हीट लेना, एक्सट्रैक्ट करना, एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, और उतना ही वर्क परफॉर्म करना। ओके दूसरा जो क्लॉशियस स्टेटमेंट है वो बेस्ड है आपका जो दूसरा टॉपिक था रेफ्रिजरेटर, थोड़ा सा उसकी वर्किंग से रिलेटेड है, इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन यानी कि ऐसी मशीन जो खुद वर्क करे, उसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। इसको और एक्सप्लेन कर दिया, सेल्फ एक्टिंग का मतलब ही ये है कि उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स ना लगाओ, बट ये लाइन भी इंक्रीज़ कर दी है, अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर एट हायर टेम्परेचर। देखिए ये लिमिटेशन थी पहली वाली फर्स्ट लॉ की, कि क्यों वो जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही जा रही है हीट, क्या कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकती? तो इसका आंसर है यस, जा सकती है, लेकिन किस कंडीशन में जा सकती है, जब उस मशीन को कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स, ऐसी मशीन जो खुद से वर्क करे उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि हीट को कोल्ड बॉडी से लेना और हॉट बॉडी को देना, लेकिन अगर उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स दे दिया जाए तो वो ऐसा कर सकती है। कौन सी मशीन है जो ऐसा कर सकती है? दैट यू आर वेल नोन अबाउट दैट मशीन, वो मशीन है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर ऐसा कैसे करता है? तो आपने देखा है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी ठंडी होती हैं, तो रेफ्रिजरेटर उन पहले से ठंडी चीज़ों से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, उनसे हीट लेता है और ज़्यादा उनको ठंडा बनाता है। और कहाँ हीट देता है? सराउंडिंग में। देखा होगा आपने, कंप्रेशर जहाँ पर होता है, सराउंडिंग में कंप्रेशर होता है। जो पीछे वाला जो पार्ट है रेफ्रिजरेटर का, कंप्रेशर के बारे में सभी जानते होंगे। तो कंप्रेशर वाला पार्ट, कंप्रेशर के आसपास की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इवन जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखे होते हैं वो रूम ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और समर सीज़न में उसको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं आप। तो वो क्या करता है कि अंदर की चीज़ों से हीट ले रहा है, कोल्ड बॉडी से हीट ले रहा है, और किसको दे रहा है? हॉट बॉडी। सराउंडिंग तो पहले से गर्म है, सराउंडिंग को हीट दे रहा है। कैसे काम कर पा रहा है वो? एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये लिमिटेशन थी आपकी फर्स्ट लॉ की कि ऐसा हो नहीं सकता है। किस कंडीशन में नहीं हो सकता है? अगर उसको एक्सटर्नल सोर्स ना दें, अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स से लगा है तो ये भी पॉसिबल है। ओके, तो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको करने हैं रिवाइज, और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड लॉ। अब ये भी आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप थोड़ा सा हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के बारे में जानते होंगे। तो लिखा है इसमें, द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी हीट इंजन। तो वही मशीन जिसका मैंने डायग्राम बनाया था, ये सोर्स है, यहाँ से वर्क हो रहा है, और ये सिंक है जिसको रिजेक्टेड हीट जा रही है। ये वर्क है, यहाँ से हीट Q1 मिल रही है और इस पार्ट को Q2 हीट जा रही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2 अपॉन Q1।
ये जो पहला पॉइंट है ना एफिशिएंसी, ये आपको तभी समझ में आने वाली है। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी मशीन को एफिशिएंट कब माना जाएगा। एफिशिएंसी मीन्स उसकी वर्क करने की पावर, कैपेसिटी, कितना अच्छा वर्क कर रही है। तो एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, यूनिटी नहीं हो सकती, या 100% नहीं हो सकती। अगर परसेंटेज में कहें एफिशिएंसी बहुत कम होती है, लगभग कितनी अच्छी मशीन्स हों मैक्सिमम 40%, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है। तो वो रीज़न क्या है, वही रीज़न है कि वो जितनी उनको हीट मिल रही है उतना वर्क नहीं कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं एफिशिएंसी को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखा है ईटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें 1 एफिशिएंसी कब होगी, जब ये दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। Q2/Q1 का रेशियो 0 होना चाहिए, तब ईटा का आंसर 1 आ जाएगा। Q2/Q1 0 कब होगा, जब Q2 न्यूमरेटर 0 होगा। 0/1 करेंगे या 0 जो भी चीज़ करेंगे तो 0 आंसर मिलेगा। Q2 क्या चीज़ है यहाँ पर, जो हीट रिजेक्ट हो रही है। तो Q2 अगर 0 हो जाए यानी कि हीट रिजेक्ट ही ना हो, यानी कि हीट सिर्फ वर्क में कन्वर्ट हो, तब ऐसा पॉसिबल है। और आपको पता है कि ये कंडीशन हो ही नहीं सकती कभी भी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हीट जो रिजेक्ट हो रही है सिंक को, वो कभी 0 नहीं हो सकती। दूसरा इसी की तरह पार्ट है, ये है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इनफाइनाइट। तो इसी तरह से ईटा का ये फॉर्मूला है और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है बीटा। तो बीटा के लिए रिलेशन जो है वो होता है T2/T1 माइनस T2। ओके, तो ये इनफाइनाइट कब होगा, जब ये जो रिलेशन है आपका T1 माइनस T2 ये अगर 0 हो जाए। तो T1 माइनस T2 0 कब होगा, जब T1 इज इक्वल टू T2, यानी कि दोनों के टेम्परेचर्स सराउंडिंग और सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर, सराउंडिंग मीन्स बाहर का टेम्परेचर। तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपका बीटा इन्फिनिट हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आती हैं लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट कैन नॉट बी प्रूव डायरेक्टली। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इसका ना कोई फार्मूला है ना इसका कोई स्टेटमेंट है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस में ही एप्लीकेबल होता है। एक चेंज जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे गैस का साइक्लिक प्रोसेस था, दोबारा चीज़ को वहीं आ जाना है। ओके, तीसरा है इट मेक्स नो प्रेडिक्शंस एज टू व्हाट विल हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस। सेकेंड लॉ सिर्फ ये बताता है कि इन कंडीशंस में ऐसा होता है, फ्यूचर में अगर कंडीशंस ऐसी होंगी उनके साथ में क्या होगा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक्सप्लेन तब कर पाता है जब इसके पास कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशन होता है। ऐसा यहाँ नहीं है। ओके, तो यहाँ आपका फिनिश हो जाता है ये चैप्टर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपके पास बचे हैं अभी 3 चैप्टर्स। मैंने ऑसिलेशन एंड वेव्स कहा था, लेकिन एक चैप्टर और है काइनेटिक थ्योरी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स आना है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स में से सिर्फ एक वेव्स चैप्टर ही ऐसा है जो बड़ा है, बाकी दोनों चैप्टर शॉर्ट है। ओके, सो नाउ टुडे वी आर फिनिशिंग अप टू हियर। और इसको आपको रिवाइज़ कर लेना है बहुत अच्छी तरह से, सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा रीजनिंग वाला है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें रिलेशंस हैं, तो ये पढ़ना है आपको। ओके, थैंक यू।